नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पूर्व जन्म का पाप पार्ट 2। दूसरी ओर गिरधरपुर में एक रात को डाकुओं का गिरोह शाही खजाने को लूटकर भाग निकला। तब हाथ में जलती हुई मशालें लेकर राजा पटवर्धन ने सैनिकों के साथ डाकुओं का पीछा किया। सैनिकों, ध्यान रहे, एक भी डाकू बचकर जाने ना पाए। डाकुओं का पीछा करते हुए जब वे चक्रधर के मकान के पास से गुजरे तो पटवर्धन के घोड़े को ठोकर लगी। ओह, महाराज के घोड़े को ठोकर लग गई। अरे! पटवर्धन तेजी से पृथ्वी पर जा गिरा। दूसरी ओर पटवर्धन के हाथ से छूटकर जलती हुई मशाल चक्रधर की झोपड़ी पर जा गिरी। उठिए महाराज। पटवर्धन जल्दी से उठा और घोड़े पर बैठकर पुनः डाकुओं के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगा। इधर झोपड़ी पर पड़ी मशाल ने पुआल में आग लगा दी। जब आग की लपटें झोपड़ी में पहुंची तो सोई हुई वसुंधरा की आंखें खुल गई। ओह, लगता है झोपड़ी में आग लग गई है। मुझे जल्दी से झोपड़ी से बाहर निकलना चाहिए। वसुंधरा ने जल्दी से झोपड़ी के किवाड़ खोले और दौड़ती हुई बाहर निकल आई। वह भयभीत सी जलती हुई झोपड़ी को देखने लगी। तभी सहसा उसे ध्यान आया। ओह, मेरे पति का चित्र तो झोपड़ी में ही लटका रह गया। अगर चित्र अग्नि में जल गया तो अपशगुन होगा। मुझे झोपड़ी में जाकर चित्र को निकाल लाना चाहिए। यह सोचकर वह पुनः झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ी। वह बदहवासी दौड़ती हुई चक्रधर के चित्र के पास पहुंची और उसे दीवार पर से उतारने लगी। तभी आह! वसुंधरा के वस्त्रों ने आग पकड़ ली। तब वसुंधरा भी धू धू करके जलने लगी। वह उसी हालत में बाहर की ओर दौड़ पड़ी। बाहर आकर बचाओ बचाओ! वसुंधरा लाख चीखी चिल्लाई, पर रात्रि के उस पहर में उसे कौन बचाने आता। वह आग की लपटों में तड़पती चिल्लाती पृथ्वी पर गिर गई। आह! कुछ ही देर में वसुंधरा का शरीर जलकर काला हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यही वह क्षण था जब डाकुओं के गिरोह को पकड़कर राजा पटवर्धन पुनः वहां से गुजरे, जली हुई वसुंधरा और झोपड़ी को देखकर। ओह, हमारी जलती हुई मशाल से न जाने किस गरीब का घर जलकर राख हो गया है। लगता है यह लाश इस झोपड़ी की स्वामिनी की है। मुझे सैनिकों से इस बात का पता लगाना चाहिए कि यह झोपड़ी किसकी थी। यह सोचकर, सैनिकों, क्या तुम में से किसी को पता है कि यह झोपड़ी किसकी थी? पटवर्धन की बात सुनकर एक सैनिक आगे आकर बोला, महाराज, यह झोपड़ी उसी ब्राह्मण चक्रधर की है जिसे आपने गंगा जल लाने के लिए गंगा की ओर भेजा है। ओह, तो यह उस ब्राह्मण की झोपड़ी है। पटवर्धन सोच में पड़ गया। जब चक्रधर लौटकर आएगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे? उसकी अनुपस्थिति में हम उसके घर परिवार की रक्षा तक न कर सके। उसने सैनिक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि चक्रधर के परिवार में कौन कौन था? महाराज, चक्रधर के परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी वसुंधरा थी। उन दोनों की कोई संतान न थी। तब तो जरूर यह लाश चक्रधर पंडित की पत्नी वसुंधरा की होगी। सैनिकों, इस लाश को उठाकर राजमहल ले चलो। कुछ दिन बाद चक्रधर पंडित गंगा जल लेकर वापस आने वाला है। तब तक हम यह लाश चक्रधर को सौंप देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तब सैनिकों ने मृत वसुंधरा को घोड़े पर लादा और वहां पर से चल पड़े। राजमहल में पहुंचकर पटवर्धन ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य, हम 10-15 दिन के लिए इस जले हुए शव को सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप इस पर कोई ऐसा लेप कीजिए जिससे यह 15 दिन तक सुरक्षित रह सके और शव में से किसी प्रकार की दुर्गंध न उठ सके। जी महाराज। तब राजवैद्य ने वसुंधरा के शव पर एक विशेष प्रकार का लेप किया और उसे तेल के ताबूत में रख दिया। महाराज, अब यह शव 1 वर्ष की अवधि तक इसी अवस्था में सुरक्षित रह सकता है। अब इसमें से दुर्गंध भी नहीं उठेगी। धन्यवाद राजवैद्य जी। ठीक 15 दिन पश्चात चक्रधर गंगाजल लेकर पटवर्धन के पास पहुंचा। लीजिए महाराज, मैं गंगाजल ले आया हूँ। पटवर्धन ने चुपचाप चक्रधर से गंगाजल ले लिया। तत्पश्चात, चक्रधर, जरा हमारे साथ आओ। इतना कहकर पटवर्धन उठा और वहां से चल पड़ा। तब चक्रधर भी उसके पीछे चल दिया। चक्रधर को साथ लेकर पटवर्धन उस कक्ष में पहुंचा जिसमें वसुंधरा की लाश रखी थी। चक्रधर, इस लाश को पहचानते हो? ओह, इतनी विभत्स लाश! यह लाश किसकी है महाराज? यह सुन पटवर्धन एक क्षण के लिए तो झिझका, फिर बोला, चक्रधर,
यह तुम्हारी पत्नी की लाश है। क्या? यह वसुंधरा की लाश है? लेकिन वसुंधरा मरी कैसे? उसे तो मैं भली चंगी छोड़कर गया था। चक्रधर, यह सब हमारे कारण हुआ है। हम तुम्हारे दोषी हैं। एक दिन हम डाकुओं का पीछा करते हुए तुम्हारे घर के पास से गुजरे तो हमारे हाथ की जलती हुई मशाल तुम्हारी झोपड़ी पर जा गिरी। जब हम डाकुओं को पकड़कर वापस आए तब तक तुम्हारी झोपड़ी जलकर स्वाहा हो चुकी थी और तुम्हारी पत्नी वसुंधरा भी जलकर मर चुकी थी। तब हम तुम्हारी पत्नी के शव को उठाकर यहाँ ले आए और उसके शव को इसलिए संभाल कर रखा कि जब तुम वापस आओगे तो यह शव तुम्हें सौंप देंगे। ओह, यह क्या अनर्थ हो गया! अब मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित कैसे रह सकूंगा? अब मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। नहीं पंडित चक्रधर, ऐसा ना करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें एक नहीं दो ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। पटवर्धन की बात सुनकर चक्रधर फूट फूट कर रो पड़ा। यह देखकर, देखो चक्रधर, हम तुम्हारी मृत पत्नी को तो अब जीवित नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले में तुम हमसे जो भी मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर रोते हुए चक्रधर ने गर्दन ऊपर उठाते हुए कहा, मैं जो भी मांगूंगा क्या वही आप मुझे देंगे महाराज? हाँ, मैं इस बात का वचन देता हूँ। तब ठीक है महाराज, आप इसी समय मेरे साथ दरबार में चलिए। मैं समस्त दरबारियों, मंत्रियों और प्रजाजनों के सामने ही आपसे कुछ मांगूंगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है। तब चक्रधर को साथ लेकर पटवर्धन दरबार में पहुंचा। अब मांगो पंडित चक्रधर, अपनी पत्नी की हत्या के बदले में तुम क्या मांगना चाहते हो? महाराज, अपनी पत्नी की हत्या के बदले में मैं आपसे गिरधरपुर का राज मांगता हूँ। क्या? चौंकिए मत महाराज, आपने अपने वचन को पूरा करने की शपथ खाई है, अब उसे पूरा कीजिए। यह सुनकर पटवर्धन सोच में डूब गया। कुछ देर सोचकर, ठीक है पंडित चक्रधर, हम अपने दिए वचन को पूरा करते हैं। आज से हमारे स्थान पर तुम गिरधरपुर के नए राजा हो। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। यह देखकर प्रधानमंत्री विशनदेव ने पटवर्धन से कहा, यह आप क्या कर रहे हैं महाराज? प्रधानमंत्री जी, हम अपने दिए वचन से बंधे हुए हैं। हमने चक्रधर को वचन दिया है, इसलिए अपनी बात से अब हम टल नहीं सकते हैं। लेकिन महाराज, आपने चक्रधर को वचन दिया ही क्यों था? ऐसी आपके सामने क्या मजबूरी थी? प्रधानमंत्री जी, कुछ दिन पहले अनजाने में हमसे चक्रधर की पत्नी की हत्या हो गई थी। तब पटवर्धन ने प्रधानमंत्री को विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। सारी बात जानकर प्रधानमंत्री ने चक्रधर से कहा, पंडित चक्रधर, यदि किसी प्रकार आपकी मृत पत्नी जीवित हो जाए तो क्या आप अपने राजा बनने के आग्रह को छोड़ देंगे? प्रधानमंत्री जी, भला मेरी मृत पत्नी अब कैसे जीवित हो सकती है? फिर भी यदि मेरी पत्नी जीवित हो जाए तो मैं अपने राजा बनने के आग्रह को छोड़ सकता हूँ। तब ठीक है पंडित चक्रधर, और मेरी आपसे विनती है कि आप राजा पटवर्धन को 6 माह का समय दीजिए। यदि 6 माह के अंदर अंदर राजा पटवर्धन तुम्हारी मृत पत्नी को पुनः जीवित कर दें तो ठीक है, वरना 6 माह पश्चात हम राजा पटवर्धन के स्थान पर आपको गिरधरपुर का नया राजा घोषित कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा पटवर्धन को इसी समय इस राज्य को छोड़ देना होगा और 6 माह तक उनके स्थान पर युवराज जयवर्धन राजा के पद पर आसीन रहेंगे। यदि 6 माह के अंदर अंदर मेरी मृत पत्नी पुनः जीवित न हुई तो मैं इस राज्य का नया राजा बनूंगा। हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है पंडित चक्रधर? ठीक है, मैं 6 माह पश्चात फिर इस दरबार में हाजिर होऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मेरी पत्नी के शव का क्या होगा? तुम्हारी पत्नी का शव 6 माह तक इसी अवस्था में तेल भरे ताबूत में सुरक्षित रखा रहेगा, जैसे कि अब रखा हुआ है। तब पंडित चक्रधर दरबार से निकल गया। तत्पश्चात, प्रधानमंत्री जी, तुमने चक्रधर से 6 माह का समय तो ले लिया है, लेकिन इस अवधि में हम उसकी मृत पत्नी वसुंधरा को पुनः कैसे जीवित कर सकते हैं? महाराज, इस दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। याद कीजिए, सतयुग में किस प्रकार हिम्मत करके हनुमान ने लक्ष्मण जी को मौत के मुंह से निकाल लिया था। आप भी धैर्य रखिए और आज ही ऐसी वस्तु की खोज में निकल जाइए जिसके स्पर्श से मृत व्यक्ति पुनः जीवित हो उठता हो। मेरा ख्याल ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस धरा पर कोई न कोई ऐसी वस्तु अवश्य होगी। प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर, प्रधानमंत्री जी, तुम्हारी बातों को सुनकर हमारी निराशा दूर हो गई है।
हम आज ही उस दुर्लभ वस्तु की खोज में निकल जाते हैं। भगवान आपको इस कार्य में सफलता प्रदान करे महाराज। तब राजा पटवर्धन युवराज जयवर्धन के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। युवराज जयवर्धन, हम तुम्हें 6 माह तक गिरधरपुर राज्य की बागडोर सौंपते हैं। यदि 6 माह पश्चात हम वापस न लौटे तो तुम पंडित चक्रधर को इस राज्य का राजा घोषित कर देना। यह हमारा आदेश है। जी पिताजी महाराज। तत्पश्चात राजा पटवर्धन महारानी यशोधरा के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। सारी बात जानकर, महाराज, मैं आपके बिना कैसे जीवित रह सकूंगी? महारानी यशोधरा, यदि संभव हुआ तो हम फिर मिलेंगे। आप इस प्रकार दिल क्यों छोटा कर रही हैं? महारानी यशोधरा को रोता हुआ छोड़कर पटवर्धन कक्ष से बाहर निकल आया। फिर पटवर्धन ने अपने घोड़े को अस्तबल से खोला और उस पर बैठकर राज्य से चल दिए। जब वह राज्य की सीमा के पास पहुंचे तो, राजा पटवर्धन, हमें छोड़कर जा रहे हो? आप कौन हैं? मैं तुम्हारे नगर का नगर देवता हूँ। ओह, नगर देवता आप? किस्मत से हमारी मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब हम इस देश के राजा नहीं रहे। हम वक्त के हाथों मजबूर हैं नगर देवता। पटवर्धन, इस देश के राजा तुम ही हो और तुम ही रहोगे। लेकिन यह कैसे संभव है नगर देवता? मैं तो अपना राज्य पंडित चक्रधर को सौंप चुका हूँ। ठीक 6 माह पश्चात अब वही इस राज्य का नया राजा होगा। पटवर्धन, निराश न हो। ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप का फल है, जिसके परिणाम स्वरूप आज तुम्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। पूर्व जन्म के पाप का फल? मैं कुछ समझा नहीं नगर देवता। समय आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे पटवर्धन। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, लेकिन रात्रि होने तक रुकना नहीं। रात होने पर जो भी मकान तुम्हारी राह में सबसे पहले पड़े, वहीं रुककर विश्राम करना। ऐसा करने से तुम्हारा मंगल होगा और तब तुम्हारे ऊपर छाए संकट के बादल शीघ्र ही छंट जाएंगे। जैसा आपका आदेश नगर देवता। दूसरी ओर पंडित चक्रधर सोच रहा था, आहा, कैसा सुअवसर हाथ आ लगा है। वसुंधरा मरते मरते मेरी किस्मत के बंद द्वार खोल गई है। 6 माह पश्चात अब मैं इस देश का राजा होऊंगा। राजा बनते ही सैकड़ों लड़कियां मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाएंगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।